किया है? यस मैम। लास्ट क्लास तो हम नहीं ले पाए थे ड्यू टू सम रीजन, बट विल ट्राई कि इस वीक में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, बिकॉज हमारा 14th को जो संडे में टेस्ट हो रहा है उसमें टेस्ट में ही आने वाला है चैप्टर। 2 क्लासेस है ना हमारे पास, एक वेडनेसडे एक सैटरडे वाला, तो 2 क्लासेस में चैप्टर बहुत इजीली फिनिश हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। चलो अब जल्दी से एक छोटा सा रिकैप लेंगे, और रिकैप लेके आज हम स्टार्ट करेंगे C3 एंड C4 साइकिल के बारे में पढ़ना। चलो अब मेरे को ना रिकैप में जल्दी से बता दो लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ाया था लास्ट क्लास में। यस मैम। पढ़ाया था ना? एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखे थे। जोसेफ एंड प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट देखा था, सेक ने क्या किया था, एंगलमैन ने क्या किया था, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है PS1 और एक होता है PS2। PS1 कितने नैनोमीटर की लाइट एक्सेप्ट करता है? 700 नैनोमीटर। और PS2 68 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर। वेरी गुड। जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम लोगों ने 2 टाइप का पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक पढ़ा था हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक के अंदर हमारे PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व थे, साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व था। नॉन साइक्लिक वाला कहाँ पे हो रहा था, इसका साइट क्या था? वेरी गुड, ये हमारा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा था। और साइक्लिक वाला स्ट्रोमल लैमेला। स्ट्रोमल लैमेला के अंदर हो रहा था। नॉन साइक्लिक से हमको ऑक्सीजन मिल रहा था, ATP मिल रहा था और NADPH मिल रहा था। बट साइक्लिक के लिए हमको क्या मिल रहा था? सिर्फ सिर्फ ATP मिल रहा था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम देख रहे थे हम नॉन साइक्लिक के अंदर जो हम वाटर स्प्लिटिंग करा रहे थे, वाटर स्प्लिटिंग किसके प्रेजेंस में हो रहा था? वाटर स्प्लिटिंग मैग्नीज आयन के प्रेजेंस में हो रहा था, जिससे मेरे पास H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आ रहा था। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन किधर एक्यूमुलेट हो रहे थे? ल्यूमन में हो रहे थे ना। और फिर ल्यूमन से इनको हम शिफ्ट कर रहे थे किधर? स्ट्रोमा में। इसकी वजह से मेरे को क्या मिल रहा था? 2H पॉजिटिव जब हम शिफ्ट कर रहे थे H0 F0 और F1 के थ्रू, तो मेरे को क्या मिल रहे थे? एक ATP मिल रहा था। यहां तक हम लोगों ने इसको फिनिश किया था अच्छे से। तो इसका मतलब हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में क्या बनवा लिया है? बहुत सारा एनर्जी बनवा लिया है। यस मैम। अब इसी एनर्जी का यूज करेंगे हम कहाँ पे? डार्क डार्क रिएक्शन में। बिकॉज डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रही है। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं पूरा डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में पता है क्या होगा? हम फोटोसिंथेसिस की एक नॉर्मल इक्वेशन याद है ना सबको? CO2 प्लस H2O से हम क्या बनवाते हैं? C6H12O6 प्लस O2। ये O2 तो हमारे पास बन के आ गया यहाँ पे। अब हमको क्या बनवाना है? ग्लूकोज बनवाना है। तो अब इस ग्लूकोज को हम किससे बनवाएंगे? CO2 से बनवाएंगे। बिकॉज H2O से क्या बनता है? O2 बन गया है। अब हमको CO2 से क्या बनवाना है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बनाने के प्रोसेस को ही हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे कितनी कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हमको 6 कार्बन ही चाहिए। तो अब हम एग्जैक्टली ये समझेंगे कि CO2 से C6H12O6 कैसे बनता है। रेडी हो समझने के लिए कैसे बनता है? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा, जो मैंने अभी आपको रिकैप बताया, ये मेरे पास क्या है? ये आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है।
थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट ल्यूमन है हमारा, और ये PS2, ये PS1, और बीच में आपका साइटोक्रोम B6 है। PS2 से आपका PS1 तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये आपका इधर ये देखो NADH बन रहा है। सारे के सारे प्रोटॉन किधर जा रहे हैं? ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं। फिर इनको ल्यूमन से उठा के हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं? स्ट्रोमा में। तो जैसे हम स्ट्रोमा में शिफ्ट कर रहे हैं, हमको क्या मिल के आ रहा है? ATP। अब इसी ATP को, दिस ATP इज यूज्ड इमीडिएटली। अब इस ATP को हम किस में यूज करेंगे? बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। बायोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब डार्क डार्क रिएक्शन। अब हम इसको डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे, जो कि डार्क रिएक्शन किधर चल रही है? हमारे स्ट्रोमा में चल रही है। और ये डार्क रिएक्शन में हम क्या बनवाएंगे? सिंथेसिस करेंगे। किसका? शुगर का। किसकी हेल्प से? CO2 की हेल्प से। डन यहाँ तक सबको? यस मैम। चलो, अब मेन चीज आती है कि हमने जो ये ATP और NADPH बनवाए हैं, अब इनको किधर यूज करेंगे? हमने देखा, अब इन सबको हम किस में यूज करेंगे? बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज करेंगे हम। बायोसिंथेटिक फेज क्या है हमारा? डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को ही हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये किधर चल रहा है आपका? स्ट्रोमा के अंदर ये आपका रिएक्शन चल रहा है। वेरी गुड। जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, सब आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर चल रहा है। अब ये स्ट्रोमा क्या कर रहा है? अब स्ट्रोमा डायरेक्टली लाइट तो नहीं ले रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सनलाइट, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? बट इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH। ठीक है, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। अब जो ये हमारा बायोसिंथेटिक फेज है ना, इसके अंदर 2 रूट आएंगे। पहला रूट होगा C3 पाथवे और दूसरा होगा C4 पाथवे। C3 एंड C4। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट C3? हम इसको C3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 कार्बन का यूज होता है। नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पहला बनने वाला प्रोडक्ट है ना, इस साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा। वो एक 3 कार्बन एसिड है, और 3 कार्बन एसिड का नाम क्या है? 3PGA या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 को C3 साइकिल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे एक पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सेम C4 पाथवे के अंदर। C4 क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा वो एक 4 कार्बन एसिड होगा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा। 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट C3 साइकिल, व्हाई वी आर कॉलिंग इट C4 साइकिल। कर लोगे? यस मैम। वेरी गुड। अब जो ये हमारा C3 साइकिल है ना, ये हमारे सब प्लांट के अंदर चलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर एक प्लांट के अंदर मिलेगा C3 साइकिल, लेकिन C4 साइकिल सब प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। C4 साइकिल सिर्फ उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो प्लांट हमारे ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। ड्राई रीजन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट है, जहां पे बहुत कम पानी अवेलेबल है, डेजर्ट्स वाला एरियाज जैसे होता है। मतलब ऐसे प्लांट के अंदर जिन प्लांट ने अपने आप को ड्राई रीजन्स में भी सरवाइव करा लिया है, सिर्फ ऐसे प्लांट के अंदर C4 साइकिल पाया जाएगा। और अर्थ पे जितने भी प्लांट है सब के अंदर C3 साइकिल मिलेगा। C4 किस किस के अंदर मिलेगा? सिर्फ इन दोज प्लांट जो अडेप्टेड हैं टू लिव इन कैसे रीजन्स? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। याद रहेगा? यस मैम। इसीलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है स्लाइड में, ताकि आप लोगों को ज्यादा नोट्स न बनाना पड़े अभी क्लास के टाइम पे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी साइकिल के बारे में? सबसे पहले we will start with C3 साइकिल। C3 साइकिल को ही हम आपका केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। क्यों इसको केल्विन साइकिल बोला गया है? क्योंकि हमारे मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था 1951 में। ठीक है, अब इस साइकिल के अंदर होता क्या है, साइकिल में बना के आपको दिखा देती हूँ। ये एक 3 स्टेप साइकिल होती है। दिस इज अ 3 स्टेप साइकिल। जिस साइकिल के अंदर क्या करते हैं ना हम लोग, इस साइकिल के अंदर एक एंजाइम यूज किया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है
रुबिस्को, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज रुबिस्को? रुबिस्को के ऊपर आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑफ होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाने वाला एंजाइम, ऐसा एंजाइम जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर में, उसको हम बोलते हैं रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक एंजाइम है। रुबिस्को एक एंजाइम है। अब इस रुबिस्को के अंदर, ये रुबिस्को जो होता है ना, बाई फंक्शनल होता है। बाई फंक्शनल समझते हैं ना हम, जो दो फंक्शन दिखाता है। यस मैम। अब ये दो फंक्शन क्या क्या दिखाता है? रुबिस्को, सी का मतलब है ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी वर्क करता है, और ओ का मतलब है ये ऑक्सीजिनेज की तरह भी। कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या है? ये एडिशन ऑफ CO2 भी करा सकता है, और ऑक्सीजिनेज का मतलब है ये एडिशन ऑफ O2 भी करा सकता है। अब मेन चीज आती है कि ये डिसाइड कैसे करेगा एंजाइम, किसको CO2 को ऐड कराना है या O2 को ऐड कराना है? डिसाइड कैसे करेगा? तो डिसाइड करेगा कि इफ हमारे पास इन्वायरमेंट में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कैसे वर्क करेगा? कार्बोक्सिलेज के जैसे वर्क करेगा। और अगर हमारे पास O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, CO2 की कम है, तो कैसे वर्क करेगा ये? ऑक्सीजिनेज। तो मतलब इस एंजाइम का फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन सी गैस का अमाउंट ज्यादा है, कौन सी गैस का अमाउंट कम है। डन यहां तक सबको? Yes, ठीक है। और हमारे पास जब ये कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता है ना, वही हमारे पास बेनिफिशियल प्रोसेस होता है जो हमको बेनिफिट देता है। अगर ये ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है तो ये हमारे पास एक वेस्टफुल प्रोसेस बन जाता है। लिख लो इतनी चीजों को जल्दी जल्दी से, ये नोट शेयर कर दूंगी, फिर लिख लेना। समझ में आया ना यहाँ तक? Yes, ma'am. लेकिन किसी ने Yes, मुझसे ma'am. इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा। मैम ये रुबिस्को का RUBIS इसका फुल फॉर्म तो बता दो। रुबिस्को पूछा किसी ने? मेरी खुद ही। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबुलोज R UBP और C कार्बोक्सिलेज O ऑक्सीजनेज। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये है इसकी फुल फॉर्म। Yes, ma'am. डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो, इतना हमको चीजें समझ में आ गई कि भाई हमारे पास ये ऐसे प्रोसेस चल रहा है। जरा हम इसका एक बार साइकिल बना लेते हैं अच्छे से। गिव मी अ सेकेंड। चलो देखो, अब हमको क्या करना है? C3 साइकिल चलाना है। अब C3 साइकिल में क्या होता है ना, आपका हमारे पास है RUBP। RUBP का फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये RUBP किधर है? हमारा स्ट्रोमा के अंदर है। ये स्ट्रोमा में है क्योंकि रिएक्शन कहाँ चल रही है? C3 साइकिल
स्ट्रोमा। कहाँ चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है ना। तो अब इस आरयूबीपी क्या है, ये आरयूबीपी आपका CO2 के साथ कंबाइन करता है। तो हमारे पास जो रुबिस्को है वो कैसे वर्क करेगा? CO2 कंबाइन करा रहा है, कार्बोक्सिलेज के जैसे वर्क करेगा। यस मैम। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलेज के जैसे वर्क Yes, करता ma'am. है। तो CO2 का क्या करा रहा है? फिक्सेशन करा रहा है। प्रोसेस का अगर मैं नाम लिखूं तो मैं इसको कार्बोक्सिलेशन बोल सकती हूँ। यस मैम। कार्बोक्सिलेशन चल रहा है। आरयूबीपी एक 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड एक कार्बन से कंबाइन हो रहा है। तो कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन बनना चाहिए ना। तो 6 कार्बन Yes, ना बन ma'am. के 3 कार्बन वाला 2 कंपाउंड बन जाते हैं, और वो कंपाउंड का नाम है 3PGA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट C3 साइकिल। साइकिल। वेरी गुड, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल मान के चलते हैं। अब क्या होगा? पहला स्टेप हुआ मेरे पास कार्बोक्सिलेशन। अब हम कराएंगे इसका रिडक्शन। सेकेंड स्टेप वी हैव रिडक्शन। रिडक्शन। अब इसके रिडक्शन से मेरे पास ये 3 कार्बन कंपाउंड 3PG है। इस 3 कार्बन कंपाउंड से मेरे पास मिलेगा एक ट्रायोज फोस्फेट मिलके आएगा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज फोस्फोग्लिसरल डिहाइड। क्योंकि एक एसिड था, एसिड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्डिहाइड में, रिडक्शन करके। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन के बाद वापस थर्ड स्टेप होगा हमारे पास रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होगा? ये ट्रायोस फोस्फेट वापस से हमको आरयूबीपी बना के दे देगा, क्योंकि क्या है? ये एक साइकिल है, C3 साइकिल। तो कितने स्टेप है C3 साइकिल में? 3 स्टेप है। पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, CO2 कंबाइन हो रहा है आरयूबीपी के साथ, 2 कंपाउंड बना रहा है 3-3 कार्बन के 3PGA। फिर इसने रिडक्शन किया, रिडक्शन करके इसने क्या बना दिया? ट्रायोस फोस्फेट। ट्रायोस फोस्फेट के भी 2 कंपाउंड बनते हैं। कितना है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। अब 3 कार्बन मतलब टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन से एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। एक कार्बन लॉस्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये एक कार्बन इधर से निकल के आ गई मेरे पास, एक कार्बन निकल के आई। ठीक है, अब इस साइकिल को हमारे पास कितने CO2 थे टोटल? 6 ना। तो हम जब इसी साइकिल को कितनी बार रन कराएंगे? कितनी बार रन कराएंगे इस साइकिल को? हम 6 बार रन कराएंगे ना। Yes, ma'am. क्योंकि यस मैम। मेरे पास इक्वेशन है CO2 प्लस H2O से मेरे को क्या बनाना है? Ma'am, C6H12O6. 6 का CO2। तो एक CO2 से एक C3 साइकिल हुआ। ठीक है, तो 6 CO2 से कितनी साइकिल रन होंगी? 6. 6 C3 साइकिल रन होंगी। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे याद हो जाएगा। Yes, ma'am. अब याद करना है एक ट्रिक आप लोगों को। ट्रिक है हमारी 3, 2, 1। 3 का मतलब है ATP, 2, 4 NADPH, 1, 4 CO2। अब ये ट्रिक हमको क्या समझाती है? ये ट्रिक हमको ये समझाती है कि जब एक C3 साइकिल में मैं एक CO2 का फिक्सेशन करा रही हूं, तो उस एक साइकिल में मेरे को 3 ATP यूज करने पड़ते हैं और 2 NADPH यूज करने होते हैं एक साइकिल में। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है, तो जब मेरे को पूरा C6H12O6 बनवाना है, तो मेरे को कितने ATP चाहिए होंगे? निकाल के बताओ, कितने NADPH चाहिए होंगे?
18 एटीपी और 2 NADH, 1 मैम 18 ATP and 12 NADH. वेरी गुड। 18 एटीपी चाहिए, 12 NADPH चाहिए। कैसे निकाला? वो हमने ऐसे निकाला मैम कि 1 CO2 के लिए 2 NADH चाहिए, 3 ATP चाहिए, और मेरे को बनवाना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए? 6 CO2। तो इसका मतलब मैं इसको पूरा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस मैम। तो मेरे पास कितने 18 ATP आ गए और 12 NADPH आ गए। yes ma'am, यस मैम। Yes हो ma'am. गई पूरी साइकिल याद। ma'am. तो ऐसे याद रख लेना 3 to 1। तो अगर आपसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछे तो एक के लिए निकाल देना, 3 CO2 के लिए पूछे तो 3 CO2 के लिए निकाल देना। बताना 3 CO2 के लिए कितने ATP चाहिए होंगे? 9 ATP। 3 3 जा 9 ATP। 9 ATP। कर लोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? यस मैम। नो मैम। आ जाओ। अब ये मेरे पास C3 साइकिल था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आएगा कि C3 साइकिल में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? CO2 एक्सेप्टर कौन CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है? RUBP कर रहा है ना? तो ये हमारे पास फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर हुआ। Yes ma'am. यस मैम। यस और अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, C3 साइकिल का पहला प्रोडक्ट बताओ, तो वो क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। यस मैम। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। Yes ma'am. बन गए हमारे क्वेश्चन। yes ma'am, लिख लो Yes, इसको ma'am. जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो सब। यू हैव 1 मिनट। हो गया मैम। सबका हो गया? yes Yes, ma'am, ma'am. यस मैम। हमको C3 साइकिल तो समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं हमारा C4 साइकिल। Before cycle. चलो, तो अब C4 साइकिल के लिए हमने सबसे पहली चीज ये देखी थी कि भाई जो हमारे C4 साइकिल है ना, वो सब प्लांट के अंदर नहीं मिलती। C4 साइकिल कौन से प्लांट में मिलती है? वो प्लांट जो कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। और ऐसे प्लांट सिर्फ हमारे पूरे अर्थ के 1% प्लांट्स अवेलेबल हैं। कितने प्लांट हैं? 1% प्लांट। और ये जो 1% प्लांट है ना, इन 1% प्लांट के अंदर स्पेशल पावर्स होती हैं। क्या स्पेशल पावर है? पहला स्पेशल पावर, सेकंड पॉइंट से नोट करना, फर्स्ट पॉइंट अभी समझाऊंगी। इनके अंदर स्पेशल पावर है कि हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा हाई सनलाइट में भी रह सकते हैं। ये अपने अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे। इनका जो बायोमास है, मतलब ये जो प्लांट है, इन प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, हाई प्रोडक्टिविटी ये शो करेंगे। और इनकी लीफ के अंदर एक स्पेशल टाइप का एनाटॉमी पाया जाता है। एनाटॉमी समझते हो क्या होता है? No. ma'am. इंटरनल स्ट्रक्चर। दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट या कोई भी इंडिविजुअल बाहर से कैसा दिखता है, और एनाटॉमी का मतलब होता है वो अंदर से कैसे? अंदर से। बाहर से जब हम बात करेंगे तो बाहर से हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी शेप की बात करेंगे, उसके कलर की बात करेंगे। और अंदर से बात करेंगे तो हम उसके अंदर सेल कैसे हैं, उसके अंदर टिश्यू कैसे हैं, उसके अंदर ऑर्गन कैसे हैं, उनकी बात करेंगे ना। यस Yes ma'am. यस मैम। आगे समझ में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में डिफरेंस? Yes ma'am. यस मैम। तो ये बोल रहे हैं कि इनके पास एक स्पेशल टाइप का लीफ एनाटॉमी है। तो इस लीफ एनाटॉमी से पता चल रहा है कि इस लीफ के अंदर कुछ अलग टाइप के सेल टिश्यूज वगैरह हैं। यस Yes मैम। ma'am. तो अब वो अलग टाइप के क्या है? इनके अंदर अलग टाइप का ये होता है, इनके पास क्या है ना, ऐसे ये है इनके पास, इनके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम समझते हो? Yes ma'am. यस मैम। यस मैम। जाइलम जो प्लांट के अंदर वाटर का कंडक्शन करता है,
फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। Yes, ma'am. इन जाइलम फ्लोएम के बाहर, इनके वेस्कुलर बंडल के बाहर स्पेशल टाइप के सेल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इन स्पेशल टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल। अब इन बंडल शीथ सेल के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन प्लांट की हाई प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी समझते हो, मतलब बहुत ज्यादा शुगर बना रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज्यादा फूड बना रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फूड कब बनेगा? जब ज्यादा CO2 इनके अंदर आएगा, जब ज्यादा इनको सनलाइट, और देखो ज्यादा सनलाइट इनको मिल रही है, वो सन से आने वाली लाइट को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप कर पाएंगे। सनलाइट को ट्रैप करने का काम किसका है? बंडल सीड सेल्स का। Bundles. क्लोरोप्लास्ट का, है ना। क्लोरोप्लास्ट का काम है ना सनलाइट को ट्रैप करना। तो इन बंडल शीट सेल्स के अंदर बहुत लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो दिखाएंगे ही। आगे समझ में? Yes, और ma'am. ये बंडल शीट सेल सिर्फ और सिर्फ इन 1% प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, सिर्फ इन 1% के अंदर। और इन बंडल शीट सेल्स के बाहर होती है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल तो हर प्लांट में पाई जाती है। तो इन 1% में क्या हुआ? इन 1% में मीजोफिल सेल्स के अंदर एक नई सेल बन गई, बंडल शीट सेल। ठीक है, ये बाहर वाली कौन सी सेल है हमारे पास? Mesophil. मीजोफिल सेल्स, जो कि हर प्लांट में पाई जाती है, सब प्लांट में। बंडल शीट सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसके साथ साथ इनकी जो सेल्स है ना, ये बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा थिक होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनकी जो वॉल्स है बहुत ज्यादा थिक पाए जाएंगे। और बहुत ज्यादा थिक वॉल्स पाने की होने की वजह से इनके अंदर गैसेस नहीं जा सकती, इनके अंदर गैसेस नहीं ट्रांसफर हो पाएंगी। ऐ समझ में? 3 चीजें याद रखनी है। Yes, ma'am. बंडल शीट सेल्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड दे हैव थिक वॉल्स। और उन थिक वॉल्स की वजह से नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मीजोफिल सेल हमारी वही नॉर्मल सेल, इनके पास कम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है, इनकी वॉल्स भी थिन है, इंटरसेलुलर स्पेस भी इनके अंदर है। आया समझ में? अब चलो ना इसके, इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस लिख लेते हैं हम अच्छे से, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल्स के अंदर। मीजोफिल सेल्स और Bundle seed cell. बंडल शीट सेल्स। तो जो हमारे पास बंडल शीट सेल्स हैं उनके अंदर सबसे पहला कैरेक्टर है कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ Chloroplast. Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। और क्या बताया सेकेंड पॉइंट? Thick wall. wall thick space No intercellular. थिक वॉल है, जिसकी वजह से क्या बन गया है? इम्पर्मिएबल टू Gases exchange. गैसेस, नो इंटर Intercellular space. सेलुलर स्पेस। ठीक है, इनका जो साइज होता है सेल्स का वो बहुत लार्ज होता है, लार्ज साइज सेल्स होती हैं। इनके अंदर कोई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होता। इन सेल्स के स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? Rubisco. रुबिस्को। ठीक है, बंडल शीट में लिखो, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, इनकी थिक वॉल्स है, इनकी थिन वॉल्स है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है। इनका साइज लार्ज है, इनका साइज Small. स्मॉल है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती,
यहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। बनती है। यहाँ पे स्ट्रोमा में रुबिस्को है, तो यहाँ पे स्ट्रोमा में एक नया एंजाइम पाया जाता है, मतलब स्ट्रोमा के अंदर इनका रुबिस्को एब्सेंट है, लेकिन इनके सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम पाया जाता है, पेप्केज एंजाइम। अब ये पेप्केज क्या होता है वो आगे बताऊंगी C4 साइकिल में। ये डिफरेंस लिख लो जल्दी से। अब ये जो हमने C4 प्लांट पढ़े ना, C4 प्लांट के एग्जाम्पल भी बता दो मेरे को। मेमेज, सोरगम। ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। हो गया? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, आ जाओ पीछे। अब देखो जरा ये समझ आ गई ना सारी लाइंस हमको कि Yes, ma'am. लीफ इस स्पेशल एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी, बिकॉज इनके पास बंडल शीट सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब C4 प्लांट का व्हाई वी आर कॉलिंग देम C4, क्योंकि इनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, विच इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा कि दे लेक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, कि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो छोटा सा लिख लो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। जब आपका RUBP या ऐसे याद रख लो, जब आपका रुबिस्को कैसे वर्क करता है, वर्क एज ऑक्सीजनेज के जैसे जब ये काम करता है, तो उस प्रोसेस को मैंने लिखवाया था ना लास्ट स्लाइड में, वो वेस्टफुल प्रोसेस होता है। यस मैम। तो उस वेस्टफुल प्रोसेस को ही हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब जो C4 प्लांट है ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं करते चीज को। अब वेस्ट नहीं कर रहे, इसी वजह से तो इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है बहुत। यस मैम। तो इनके अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, लेकिन जो हमारे C3 प्लांट है, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, C4 के अंदर कभी नहीं हो सकता। क्लियर? यस मैम। चलो यस मैम। ये हमको समझ में आ गया। अब इन्होंने आगे भी यही चीजें लिख के दी हुई है कि क्रांज एनाटॉमी में क्या होता है, बंडल शीथ सेल्स होती हैं कहाँ पे, आपके वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती है जो गैसेस के लिए इम्पर्मिएबल है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। C4 पाथवे को ही हम हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोल सकते हैं। C4 पाथवे इज ऑल्सो नोन एज हैच एंड स्लेक पाथवे। अब इसकी साइकिल बताती हूँ मैं आपको कि इसकी साइकिल कैसे चलती है। अब इसकी साइकिल ऑब्वियसली कहाँ चल रही है, हमारे पास 2 लोकेशन में चल रही होती है इसकी साइकिल। पहले मीजोफिल सेल्स के अंदर, और फिर आपकी बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ऐसे इसकी साइकिल रन करती है। अब क्या होता है ना, मीजोफिल सेल के अंदर हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होता है पेप। पेप का मतलब है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। व्हाट इज पेप? फोस्फोइनोल, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में बनवाया था, याद है ना, ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोडक्ट। यस मैम। पाइरुविक एसिड से पेप बन रहा था। अब ये पेप क्या है? पेप एक कितने कार्बन कंपाउंड है? पेप इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये एक CO2 के साथ कंबाइन करता है और एक कंपाउंड बना लेता है 3 कार्बन और 1 कार्बन। कितने कार्बन बनेगा? 4 कार्बन बनेगा ना। तो 4 कार्बन कंपाउंड क्या है हमारा? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एसिड। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है? यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर कौन सा एंजाइम था? देखो जरा, इनके पास पेप्केज था मीजोफिल के अंदर। तो एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? पेप्केज। पेप्केज। यहां तक समझ में आया?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इस स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं ना। Yes, Yes, ma'am. सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करा देते हैं हम मैलिक एसिड में। ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और फिर ये मैलिक एसिड बनके मीजोफिल सेल से निकल के किधर आ रहा है, बंडल शीत सेल के अंदर आता है। और जब भी बंडल शीत सेल के अंदर आता है ना, अपने अंदर से एक CO2 को लॉस कर देता है। तो पहले तो एक CO2 ऐड करा रहा है, फिर CO2 रिमूव करा रहा है। तो रिमूवल ऑफ CO2 को हम डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है। अब 4 कार्बन में से एक कार्बन इसने हटा दिया, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड Yes, ma'am. Yes, ma'am. पायरुविक एसिड बन जाएगा। अब ये 3 कार्बन। Yes. अब ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसफर होगा किसमें, मीजोफिल में। और ये पायरुविक एसिड वापस से क्या बनवा देगा, पेप बनवा देगा। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, वापस पेप बन रहा है, रीजनरेशन बोल सकते हैं। Yes, ma'am. हुआ है नहीं हुआ रीजनरेशन। अब ये हमारा बंडल शीट सेल के अंदर CO2 निकलता चला जाएगा। जितनी बार ये साइकिल होगी उतनी बार CO2 आता चला जाएगा यहाँ पे। Yes, ma'am. अब CO2 बार बार बनता चला जा रहा है इनके अंदर। क्या यहाँ पे इन प्लांट के पास कभी CO2 की कमी होगी? नहीं। No, ma'am. No, ma'am. जब इनके पास कभी CO2 की कमी नहीं होगी, तो इसका मतलब जो इनका रुबिस्को एंजाइम होगा, वो रुबिस्को एंजाइम हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क ही करेगा। Yes, ma'am. वो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आई है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि C4 प्लांट के अंदर कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। नहीं होता है। रीजन समझ Yes, में आया ma'am. क्यों नहीं होता? Yes, ma'am. अब आप सोचेंगे मैम ये जो CO2 निकल रहा है, CO2 का क्या होगा? हमारे बंडल शीट सेल के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? Rubisco, ma'am. रुबिस्को। अब ये CO2 आपका C3 साइकिल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बंडल शीट सेल के अंदर यहाँ पे C3 साइकिल भी चल रहा होगा। क्योंकि हमने देखा है C3 साइकिल हर प्लांट के अंदर पाया जाता है। C3 साइकिल हर प्लांट के अंदर, लेकिन C4 साइकिल किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1% प्लांट के अंदर। आया स्टेप समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है? C4. पेप। CO2 एक्सेप्टर पेप। Yes. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? Oxaloacetic acid. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। Acetic acid. वेरी गुड, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो हमारी एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, और भाई ये वाला डायग्राम ना बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर। क्वेश्चन 100% आता है यहाँ से। और क्वेश्चन पता है कैसा आता है, ये जहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं ना, इन बॉक्स की जगह पे ABC ऐसे लिख के दे देता है, सिंपल Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चन आता है। अब आप देख लो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है, ऊपर क्या है, मीजोफिल सेल। ये भी क्वेश्चन आता है, ऊपर वाली सेल कौन सी होती है, नीचे वाली कौन सी होती है? तो याद रखना, ऊपर मीजोफिल होती है, नीचे बंडल शीट सेल होती है। जब CO2 का ऐड होता है पेप में, फोस्फेनॉल पायरुवेट इज पेप, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। फिक्सेशन होने के बाद एक 4 कार्बन एसिड बनता है। कौन सा है 4 कार्बन एसिड? वो ऑक्सैलो Acetic acid. एसिटिक एसिड। वही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसमें, बंडल शीट सेल में। और फिर वही अपने अंदर से एक CO2 हटा देता है। तो CO2 हटाने वाले स्टेप को क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलेशन। यही CO2 किधर चला जाएगा, केल्विन साइकिल में चला जाएगा, C3 साइकिल में। यहाँ पे C3 एसिड बना, और ये C3 एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किधर, मीजोफिल में, और फिर वापस से रीजनरेशन कराएगा किसका, पेप का। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टेप हो रहा है। फर्स्ट फिक्सेशन, सेकेंड Decarboxylation. और थर्ड Regeneration. Regeneration. आगे समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये वाली साइकिल भी कितनी बार रन होगी, 6 बार।
छह बार। क्योंकि C6H12O6 बनाना ना, एक बार में एक ही तो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, Yes, ma'am. Yes, 6 बार ma'am. रन होगी। तो अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसको 6 बार रन करने के लिए कितने ATP कितने NADH चाहिए। तो जैसे उसकी ट्रिक थी C3 साइकिल के 3 to 1, ऐसे C4 साइकिल की है 5 to 1। 5 is for ATP, 2 is for NAD. and 1 is for pH. CO2 CO2। अब मेरे को निकाल के बताओ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP लगेंगे, 30. Ma'am, 30 ATP. है ना? 30 ATP। वेरी गुड, देखो कितना जल्दी आपने बता दिया। अब मेरे को जरा बता दो, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP लगेंगे। Ma'am, 15 ATP. 15. 15 ATP. कितने? 15. ATP 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ग्लूकोज एक ग्लूकोज C6H12O6, तो कार्बन कितने? 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 मैम 18 इंटू 5 करोगे ना, तो कितने ATP लगेंगे? 90. 90 ATP लगेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरी साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। Yes, ma'am. यस, आ गया ना? चलो, very Yes, good। ma'am. हमको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारा वेस्ट प्रोसेस। ठीक है, वेस्ट प्रोसेस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट ही प्रोसेस है ये, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। व्हाई वी आर कॉलिंग इट वेस्ट प्रोसेस? Photorespiration. Photorespiration. व्हाई रीजन? मैम क्योंकि इसमें क्योंकि इससे हमको कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। किसी भी प्रोसेस को इम्पोर्टेंट हम C3 C4 को इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो हमको ग्लूकोज बना के दे रहा है, बट फोटो रेस्पिरेशन हमको कोई ग्लूकोज नहीं बना के दे रहा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है ना? दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ वेस्टफुल प्रोसेस। अब देखो कैसे ये वेस्टफुल प्रोसेस है, सिंपल समझना। मेरे पास RUBP है, ठीक है? RUBP के साथ कंबाइन करना चाहिए क्या? CO2, लेकिन कंबाइन कर गया क्या? O2. मैम 5 कार्बन कंपाउंड था। अभी क्या बनाएगा भाई? जब 6 कार्बन बन जाता था तब तो बेचारा आराम से 3 PGA बना लेता था। अब क्या बनाएगा? अब क्या बनाएगा बताओ? एक 3 कार्बन कंपाउंड बना लेता है ये अब, और एक 2 कार्बन कंपाउंड बना लेता है। वो जो 3 कार्बन कंपाउंड है हमारा, 3 कार्बन कंपाउंड है फोस्फोग्लिसरेट और 2 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि भाई 5 ही तो कार्बन है, एक 3 में तोड़ लिया, एक 2 में तोड़ लिया, फोस्फोग्लाइकोलेट बन गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो कभी भी हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज बनता ही नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं क्या? वेस्टफुल Waste. प्रोसेस। और ये वेस्टफुल प्रोसेस कब होता है? हाई O2 कॉन्सेंट्रेशन में होगा। यस मैम चलो, और रुबिस्को यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? ऑक्सीजनेस ऑक्सीजनेस के जैसे वर्क करेगा। ये फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे चलेगा? साइट, 3 साइट में चलता है, याद रखना है CPM से। CPM को PCM मत बना देना, सीक्वेंस में याद रखना CPM। सबसे पहले C4 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से निकल के परोक्सिसोम, परोक्सिसोम से निकल के Mitochondria. बस Chondria. इतना याद रखना है आपको इसको लेके। देखो, फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच क्रिएट अ इम्पोर्टेंट डिफरेंस। क्यों बोल रहे हैं कि ये C3 C4 प्लांट में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? कैसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ये? कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? बहुत सिंपल है। C4 प्लांट नेवर शो फोटो रेस्पिरेशन। ऐसे प्लांट जो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते उनको C4 प्लांट बोलते हैं, जो करते हैं वो C3 प्लांट हो गए।
तो हुआ नहीं हुआ एक डिफरेंस फोटो रेस्पिरेशन के बेसिस पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस यही तो बताना था। क्यों नहीं बता पाए आप लोग? समझ नहीं आया था या फिर रीजन नहीं पता था? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। दोबारा पूछो क्वेश्चन। यस मैम। क्वेश्चन ये था बेटा, इन्होंने डेफिनेशन में लिखा है कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच क्रिएट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो C3 और C4 प्लांट के बीच में हमको डिफरेंशिएट करके दे रहा है, दोनों प्लांट को अलग अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे प्लांट जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा वो C3 प्लांट, जिनके अंदर कभी नहीं होगा वो C4 प्लांट। Yes, ma'am. यस मैम। अब आया Yes, समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर, अब हमको समझ आ ही गया है तो अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। नहीं नहीं, पहले इसको पढ़ लो पूरा। ये अच्छा, एक पढ़ के देखो एक बार, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार रीड करो इसको अच्छे से कि जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है क्या। इन दिस पाथवे देर इज नो नाइदर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ना तो सॉरी शुगर बना के दे रहा है, नहीं हमको एटीपी बना के दे रहा है। ऊपर से ही हमको CO2 निकाल रहा है और एटीपी यूज कर रहा है, हमारा हमारा यूज कर रहा है एनर्जी, एनर्जी दे ही नहीं रहा है बदले में, नई शुगर बना के दे रहा है, तो वेस्टफुल हुआ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. आगे लाइन में क्या लिखा है, कौन समझाएगा मेरे को? बताओ बताओ। ये बोल रहा है इन C4 प्लांट। जानवी चलो आप एक्सप्लेन करो। मैम कह रहा है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोसेस साइट पे मतलब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है C4 हाँ, प्लांट में। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि हमने वहां पे देखा था CO2 निकलता जा रहा था, जिसकी वजह से हमेशा CO2 की हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। दिस टेक प्लेस C4 एसिड फ्रॉम मेसोफिल सेल ब्रोकन डाउन इनटू बंडल शीथ सेल, जो वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया था कि कैसे CO2 निकल रहा है। ठीक है, रुबिस्को यहाँ पे फंक्शन कर रहा है हमेशा कार्बोक्सिल इसकी वजह से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इसकी तरह कभी वो वर्क नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई C4 प्लांट लेक फोटो रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। Why C4 plants never shows photo respiration? Why? तो ये आपका प्रॉपर 3 पॉइंट में आप रीजन एक्सप्लेन करके दोगे। ठीक है, Okay, ma'am. यस मैम। चलो इतना हमारा डन हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस में सिंपल याद रखना होता है कि हम फोटोसिंथेसिस में खाना बनवा रहे हैं। खाना बनवाने के लिए हमने सन की लाइट यूज कर लिया, ठीक है, हमने CO2 यूज कर लिया, वहां पे हमने वाटर को यूज कर लिया और हमने बहुत सारा शुगर बनवा लिया। उस शुगर को बनवाने के लिए हमने बहुत सारे एटीपी यूज करे। C3 साइकिल में 3:1 के बेसिस पे किए और C4 साइकिल में 5:1 के 5 बेसिस to 1 पे किए। Have to. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो फूड बनने का प्रोसेस है इसको कौन कौन से फैक्टर रोक सकते हैं। तो 2 फैक्टर हो सकता है, एक तो प्लांट के खुद के इंटरनल फैक्टर और एक हमारे आउटर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है ना। तो प्लांट के खुद के इंटरनल फैक्टर क्या क्या हो सकता है ना कि भाई जो हमारा प्लांट है उसके अंदर पत्तियां ही बहुत कम है। खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, और अगर पत्तियों का ही नंबर कम है, लीफ का ही नंबर कम है, तो फूड तो ऑब्वियसली कम ही बनेगा। तो Yes, ma'am. लीफ का नंबर कम या ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा। Yes, Yes, ma'am. लीफ का साइज बड़ा या छोटा होगा वो अफेक्ट करेगा। यस मैम। प्लांट की एज अफेक्ट करेगी, यंग प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, उसके अंदर लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है वो अफेक्ट करेगा। उसके अंदर Yes, ma'am. मीजोफिल सेल्स कितनी है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना है, उसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है नहीं है, उसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का कंटेंट क्या है, ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगी। करेंगे ना।
अब Yes, ma'am. आ जाओ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कि प्लांट को बाहरी कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो बाहरी फैक्टर है हमारा, बाहर से प्लांट को क्या क्या मिल रहा है, 4 चीजें मिल रही है बाहर से प्लांट को। क्या क्या मिल रहा है? Light, CO2, temperature. Light, temperature, CO2 और water. लाइट मिल रही है, CO2 मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है और Water. वाटर, है ना। ये 4 चीजें हैं हमारे पास जो कि क्या कर रही हैं, अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। हाँ, जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये चारों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा और कौन सा सबसे कम करेगा, और ज्यादा करेगा तो क्यों करेगा, कम करेगा तो क्यों करेगा, हमको वो समझना है। ठीक है, चलो सबसे पहला आता है हमारा सन की लाइट। अब हमको पता है लाइट या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। अगर हमारे पास लो लाइट इंटेंसिटी है तो लो लाइट इंटेंसिटी की वजह से, बिकॉज लाइट ही हमारे प्लांट को अगर कम मिलेगी तो हमारा CO2 का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। CO2 फिक्सेशन का मतलब है डायरेक्टली डार्क रिएक्शन। Yes, ma'am. क्योंकि लाइट कम मिलेगी तो हमारे लाइट में होने वाली रिएक्शन इफेक्ट होगी, Yes, ma'am. और लाइट में होने वाली रिएक्शन नहीं होगी तो वहां पे ATP वगैरह नहीं बनेंगे। और फिर हमको पता है ना डार्क रिएक्शन में कितने सारे ATP हम यूज कर रहे थे, 18 कहीं पे कितने, कहीं पे कितने, तो कहीं से भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर हमने बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी कर दी तो बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी करने की वजह से जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है वो बेचारे डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे। Yes, ma'am. तो ना तो हम बहुत ज्यादा कर सकते, ना ही हम बहुत कम कर सकते। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना इस बेसिस पे Yes, ma'am. कि इधर हम लाइट लिख रहे हैं, इधर हम Dark. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख। तो मैं लाइट बढ़ाती जा रही हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा ना। एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद मैं कितना भी क्या कर लूं, कितना Yes, ma'am. क्या हो जाएगा, Yes, कितना ma'am. हो जाएगा ना, क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट के बाद हमारे पास लाइट कितनी भी बढ़ा लेना आप, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। क्लियर? Yes, ma'am. हमारे पास फोटोसिंथेटिकली जो हमारे लाइट आती है सन से, उसको एक नाम दिया जाता है PAR। फुल फॉर्म पता है PAR की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज PAR? PAR इज द synthetically active लाइट, सन से आने वाली लाइट जिसका रेंज कितना है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का है, सिर्फ वही लाइट हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, इस 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज की जो बीच की लाइट होती है इसको हम बोलते हैं पार, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। डन यहाँ तक? Yes, ma'am. तो आज हम इसको लाइट तक ही रखते हैं, आज हम इसको लाइट तक ही रखते हैं, बिकॉज CO2 वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा डिटेल्ड है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। मैक्स हमको 20 मिनट लगेंगे अब इस चैप्टर में बस, और बाकी Yes. वाले चैप्टर में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे ना, ये वाला पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ के और नोट से रिवाइज करके, प्लस पुराने वाला चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन प्लांट, क्योंकि संडे इसमें दोनों चैप्टर आ रहे हैं, तो दोनों चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। हम लोग मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों चैप्टर्स से। Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. ओके मैम। सबको याद रखना है, अच्छे से पढ़ के आना है। किसी को कोई भी डाउट है